नमस्कार दोस्तों। शिक्षक दिवस के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। ऐसे ही आपके ज्ञान का सागर मुझे हमेशा अपनी बाहों में भरकर रखे और जीवन में हर कठोर से कठोर निर्णय लेने से मैं कभी भी पीछे ना हटूं। इसी आशीर्वाद की कामना करता हूं, क्योंकि समय रहते इंसान को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि समय रहते वो नहीं लिए जाते तो फिर जीवन में सफलता को पाना एक सौपन बनकर रह जाता है। आज की कहानी में भी मैंने आज के दौर में सरकारी नौकरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले युवा साथियों को कुछ कठोर निर्णय लेने की ओर इशारा किया है। कहानी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी शुरू करें। कुछ वर्षों पहले सेठ काशीनाथ बाजार में बनी अपनी पुश्तैनी दुकान पर कुछ हिसाब किताब देख रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। काशीनाथ ने फोन उठाया और पूछा कि कौन बोल रहा है। तब सामने से आवाज आई, नमस्कार सेठ जी, मैं मनसुख बोल रहा हूँ, दीपक का पिता। तो सेठ जी बोले, नमस्कार मनसुख भाई जी, सब कुशल मंगल तो है ना गांव में? आज हमारी याद कैसे आ गई? तब मनसुख बोला कि सेठ जी सब अच्छा है। वह दीपक को घर आए लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो उसकी माँ और हम सभी परिवार वालों को बहुत याद आ रही थी उसकी। वह ठीक तो है और मन लगाकर काम तो करता है ना दुकान में? तब सेठ जी बोले, जी एकदम बढ़िया है वह है, और काम भी बड़ा ही मन लगाकर करता है। उसे मैंने भी बहुत बार समझाया है कि घर नहीं जाता है तो मत जाओ, किंतु कभी कभार फोन पर ही बात कर लिया कर अपने परिवार वालों से। पर लगता है उसे समझ नहीं आती मेरी बात। बच्चा है मनसुख भाई, आप चिंता ना करें, आज मैं इसके मन के सारे वहम दूर कर दूंगा और 1-2 दिन में भेजता हूँ उसे गांव। ऐसी भी क्या नाराजगी अपनों से, जिनके लिए दिन रात मेहनत कर सकता है उनसे मिल भी लेगा। अभी दुनियादारी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा इसे। फिर दोनों इधर उधर की कुछ बातें करते हैं और फोन रख देते हैं। कुछ घंटों बाद रात हुई तो दुकान बंद करते समय काशीनाथ ने दीपक से कहा कि चलो आज घर पर मेरे साथ, तुम्हारी सेठानी जी के हाथ का खाना खिलाता हूँ तुम्हें। इसी बहाने कुछ वक्त हमारे साथ भी बिता लो, क्या दिन भर काम काम करते रहते हो? तब दीपक बोला, सेठ जी क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं आप? महीने में 15 दिन तो अपने साथ ही खाना खिला देते हैं आप मुझे। फिर उसकी आंखें भर आई और लड़खड़ाती आवाज में बोला, इतना ख्याल तो मेरे माँ पिताजी भी नहीं रखते मेरा, जितना आप रखते हैं। तब काशीनाथ ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा और दोनों घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते सेठ जी बोले कि बेटे, यह तो तुम्हारी नासमझी या फिर गलतफहमी ही है। हम तुम्हारा ख्याल तुम्हारे माँ पिताजी से ज्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं रख सकते हैं। तब दीपक बोला, यह तो आपका बड़प्पन है सेठ जी। देखा जाए तो मेरे घर वालों को भी किस चीज की कमी है। पिताजी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, माँ भी 3-4 गाय रखती हैं और उनका दूध बेचती है। मेरे अलावा उनकी दूसरी कोई संतान भी नहीं है। फिर भी मैंने 1 साल ही तो और मांगा था सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। क्या काम आई मेरी वह पढ़ाई, यदि मैं सरकारी नौकरी ही ना लग पाया तो? तब काशीनाथ बोले, अच्छी बात है, यह उन्होंने गलत किया, तुम्हें और समय नहीं दिया तैयारी करने का। किंतु मुझे जरा यह बताना, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो दीपक बोला, 30 का हुआ हूँ सेठ जी। तब सेठ जी बोले, और तुम्हारी पढ़ाई पूरे हुए कितने साल हो गए? तुम कितने समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे? तब दीपक बोला कि सेठ जी 24 का हुआ था। तब तक इतना पढ़ चुका था कि हर किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता था, बस कुछ एक को छोड़कर। फिर 4 साल तो मैंने जीत जान लगाकर तैयारी की ही थी। फिर माँ पिताजी ने जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो हाथ खड़े कर दिए और यह कहकर शहर भेज दिया कि अब कमाना सीखो, बहुत हो गई पढ़ाई। उन्होंने तो मुझे यह भी नहीं बताया था कि मैं काम क्या करूँगा शहर आकर। और मेरे चाचा ताऊ जी के मेरी ही उम्र के बच्चे अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, और मेरे चाचा जी तो बेचारे कुछ कमाते भी नहीं हैं, बेरोजगार होते हुए भी खेती और पशुओं की आमदनी से अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। क्या वह पागल हैं?
तब सेठ जी बोले कि पागल नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा था क्या कि तुम पक्का नौकरी लग जाओगे, या तुम्हें अपने चाचा ताऊ जी के बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वे जरूर जरूर नौकरी लग जाएंगे सरकारी। क्योंकि माना कि शुरू शुरू के 1-2 साल तक तो आजकल कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो बच्चा 4, 5, 6, 7 या 8 साल से तैयारी ही कर रहा है, उसे तो ये समझ आ ही जाता है कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं। क्या तुम किसी परीक्षा में पास होने के आसपास भी पहुंचे थे? तब दीपक बोला, नहीं, किंतु मैं मेहनत तो करता ही था, और कितना मन था मेरा सरकारी नौकरी करने का। तब सेठ जी बोले कि बेटे, आजकल किसका मन नहीं करता है सरकारी नौकरी करने का, और मेहनत भी हर कोई ही करता है। सभी चाहते हैं कि वह सरकारी नौकरी लगे, और सभी पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन सभी तो नहीं लग सकते हैं ना सरकारी नौकरी। और फिर यह कैसा प्रश्न है तुम्हारा कि शहर जाकर करना क्या है? अरे, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, घर से बाहर निकलो तो सही, कितनी सारी नौकरियां भरी पड़ी हैं। अब घर पर चलकर तो नौकरी कैसे आ जाएगी? और देखा तुमने भी, जब घर से बाहर कदम रखा तो मिली ना तुम्हें भी नौकरी। और यहाँ भी तुम्हें कितना कुछ रोज नया सीखने को मिलता है। जब भी कभी तुम्हारा मन करेगा खुद की दुकान करने का, तो मेरे पास किया हुआ यह काम अनुभव बनकर तुम्हारे हर पल साथ रहेगा। क्या उस दिन भी तुम पछतावा करोगे? एक बात बताओ, क्या तुम चील या बाज को जानते हो? तब दीपक बोला, जानता हूँ सेठ जी। तब काशीनाथ बोले कि और यह भी जानते हो कि पक्षियों में सबसे तेज गति से और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी बाज ही है, जिसकी दृष्टि इंसानों से 4 से 8 गुना अधिक होती है। यह सब तो तुम अच्छे से जानते होंगे, किंतु उसे यह सब खूबियां मिली कैसे और कहां से, कभी यह जानने की कोशिश शायद तुमने नहीं की है। तब दीपक बोला, जी नहीं, आप बताइए। तब सेठ जी बोले कि जब बाज का बच्चा 20 या 25 दिन का होता है तो उसकी माँ यानी कि मादा बाज उसे लेकर आसमान में उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां तक उसके लिए संभव होता है, और फिर वहां से उस बच्चे को नीचे छोड़ देती है। उस ऊंचाई से गिरता हुआ वह नन्हा बच्चा, जिसने अभी तक श्वास भी ढंग से लेना नहीं सीखा होता है, क्या वह माँ जो उसे ऊंचाई से छोड़ रही है, उसे वह अच्छा नहीं लगता है? लेकिन फिर भी वह ऐसा करती है, क्योंकि यदि समय के साथ उस बच्चे ने ऊंचाई पर जाना नहीं सीखा, बादलों से दोस्ती नहीं की, तो जैसे जैसे समय निकलेगा वह अपनी उन खूबियों को डर नामक कमजोरी के आगे भूलने लगेगा। और जब तक वह ऊंचाई से गिरेगा नहीं, जब तक हवा के साथ दौड़ लगाएगा नहीं, तब तक ना ही उसकी नजर तेज होगी और ना ही गति। और नीचे गिरते गिरते जब वह धरती पर पहुंचने वाला होता है, तब तक वह उड़ना सीख जाता है। उसकी माँ ने उसे नहीं कहा था कि ऐसे पंख फैलाने हैं, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी आई अपने प्राणों को बचाने की, तो उसने खुद कोशिश करी और अपने हुनर को पहचान गया। जब समय पर उस माँ ने अपनी संतान का मोह त्यागा, तब बच्चा अपने आप पक्षियों का राजा बन गया। और यदि वे माता पिताजी समय रहते संतान से मोह का त्याग नहीं कर पाते, तो वह बाज कुछ समय बाद अपनी ही प्रजाति के बच्चों से पिछड़ जाता और फिर जीवन भर अपने माँ पिता को कोसता रहता कि आपने मुझे चील नहीं बनाकर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया। अब तुम बताओ, समय के साथ इंसानों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भान होना चाहिए या नहीं? ताउम्र माँ पिताजी हमसे प्रेम करते रहेंगे, जब तक उनको अंतिम श्वास नहीं आ जाती, तब तक वह अपनी संतान के सुख का प्रबंध करते रहेंगे। लेकिन क्या संतान के लिए जो मोह है उसे समय रहते त्यागना उचित नहीं है? क्या तुमने जो पढ़ाई की थी वह केवल सरकारी नौकरी के ही काम आएगी? क्या आज वह तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही है? तो बेटे जी, समय की जो मांग है उसे तो समझना ही पड़ेगा, और समय रहते कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। हो सकता है आज तुम्हें वह कठोर निर्णय अपने माँ पिताजी का बहुत बुरा लगता हो,
किंतु तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब तुम इस कठोर निर्णय को अपने जीवन का सबसे उचित निर्णय मानोगे। रही बात माँ पिता की, तो यदि उन्होंने आज अपनी संतान के अच्छे के लिए कोई कठोर निर्णय लिया है और यदि उस वजह से वर्तमान में संतान को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो संतान को माँ पिता पर गुस्सा वर्तमान में आएगा ही। और यदि आज माँ पिता ने संतान के आज के सुख के लिए वह कठोर निर्णय नहीं लिया, तो वही संतान भविष्य में माँ पिता पर गुस्सा होगी ही। तो यदि संतान के गुस्से का पात्र ही बनना है, तो भविष्य के लिए बनिए, वर्तमान के सुख के लिए क्यों? क्योंकि बिना कष्ट झेले कोई भी सफल नहीं हो पाता है। सोने को भी यदि कुंदन बनाना है, तो तेज अग्नि की भट्टी में उसे तपाना ही होगा। तो समय रहते यह कठोर निर्णय अवश्य लेना ही चाहिए। तो दीपक, तुम्हारे माँ पिताजी ने तुम्हें समय पर अपनी जिम्मेदारियां लेना सिखाया है, ना कि कोई गुनाह किया है। बेटे, यह जीवन है और इसमें तुम्हारी उम्र रोज बढ़ ही रही है। तो इस बढ़ती उम्र के साथ साथ तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। केवल एक सरकारी नौकरी के लिए ही तो तुम्हारा जीवन नहीं बना है। तुम यदि 35 के होते तब तक सरकारी नौकरी लग भी जाते तो क्या हो जाता? तब तक तो तुम अपने हम उम्र साथियों से इस जीवन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते। और यदि तब तक भी तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगती, तब सोचो क्या होता तुम्हारा आगे का जीवन। क्या कोई आनंद, कोई खुशी तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में बच पाती? यह कहते कहते सेठ जी ने अपनी मधुर वाणी को विराम दिया और अब तक दीपक को भी अपने माँ पिताजी की मनोदशा और अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर 3-4 दिन बाद वह अपने माँ पिताजी से मिलने अपने गांव गया और कुछ वर्षों बाद शहर में ही अपनी खुद की एक दुकान चलाने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम।